हेलो एवरीवन, बच्चों आप सभी लोग कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ पढ़ने वाले हैं। बच्चों क्लास 12 के लिए इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, तो जो नए बच्चे आज जुड़ रहे हैं वो पहले पीछे जा कर के यानी चैनल पर जाएं और उन तीनों लेक्चर को अटेंड करें, तब चौथे क्लास से जुड़ें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें आगे की सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है आव्यूहों पर संक्रियाएं, तो आइए देखते हैं। बच्चों संक्रियाओं में हम लोग देखेंगे आव्यूहों का जोड़ कैसे होता है, आव्यूहों का घटाना कैसे होता है, आव्यूहों का गुणा कैसे होता है। बच्चों आव्यूहों का भाग नहीं होता है, इसलिए हमें केवल 3 चीज़ें पढ़नी है इसमें, आव्यूहों का जोड़, आव्यूहों का घटाना और आव्यूहों का गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आव्यूहों का योग। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आव्यूहों का योग। ठीक है बच्चों, हम लोग पहले जानेंगे आव्यूहों का योग। तो बच्चों आव्यूहों को जोड़ने के लिए सर्वप्रथम शर्त यह है, चाहे वो जोड़ हो चाहे वो घटाना हो, है ना। सबसे पहली शर्त यह है कि आव्यूहों का जो क्रम है वो समान होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली जो बात निकल के आती है वो पहली बात क्या निकल के आती है, आव्यूहों का क्रम क्या हो, आव्यूहों का क्रम क्या हो, समान हो। क्लियर है बच्चों, यानी जितने क्रॉस जितने का पहला आव्यूह होना चाहिए उतने क्रॉस उतने का दूसरा आव्यूह भी होना चाहिए, तभी दोनों आव्यूह जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक है, अभी घटाना भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई उसमें बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। तो देखिए आव्यूहों का जो योग है, सर्वप्रथम पहली शर्त ये आती है कि आव्यूहों का जो क्रम होना चाहिए वो समान होना चाहिए। सपोज करिए आपके पास 2 आव्यूह हैं ए और बी है, और ए का क्रम है 2 क्रॉस 3, यानी ए में आपके यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए आव्यूह में 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, अर्थात ए का जो क्रम है 2 क्रॉस 3 का है। तो ठीक इसी प्रकार जो आव्यूह बी है उसका भी क्रम कितना होना चाहिए, 2 क्रॉस 3, अर्थात बी वाले आव्यूह में भी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होने चाहिए। जब बच्चों दोनों आव्यूहों का क्रम समान होगा तभी हम लोग आव्यूहों को जोड़ या घटा पाएंगे, ठीक है ना। तो पहली शर्त उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, आव्यूहों को जोड़ने का बहुत आसान तरीका है, संगत अवयव जुड़ जाते हैं बच्चों। क्लियर, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है इसमें, बहुत बड़ा कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि इनका क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर ऐसा होगा तो संगत अवयव आपस में जुड़ जाते हैं, और इस प्रकार से हम लोग आव्यूहों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, देखिए सपोज करिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है ना, ए आई जे, जो कि m क्रॉस n क्रम का आव्यूह है। ठीक इसी प्रकार से एक आप और आव्यूह ले लीजिए b, क्लियर, बी आई जे, जिसका भी क्रम कितना होना चाहिए बच्चों, m क्रॉस n, क्लियर। जितना ऑर्डर हो ए का उतना ऑर्डर हो बी का, यानी दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने लिया है एक मैट्रिक्स ए माना है, उसका भी क्रम हमने m क्रॉस n एज्यूम किया है, और दूसरा मैट्रिक्स जो मैंने b माना है उसका भी मैंने कोटि कितना लिया है, या कहिए क्रम कितना लिया है, m क्रॉस n लिया है। अब हमें इन दोनों आव्यूहों को क्या करना है, ऐड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए
ए प्लस बी। क्लियर है? तो ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है बच्चों, दोनों अवयव हम लोग जोड़ रहे हैं, तो अवयवों का योग क्या बताया गया अभी आपको, क्या हो जाएंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। यानी पहले अवयव का ए आई जे अवयव दूसरे अवयव के बी आई जे अवयव से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जो हमें रिजल्ट मिलेगा, यानी दोनों अवयवों का जो जोड़ मिलेगा, उस अवयव का भी क्रम कितना होगा बच्चों, एम क्रॉस एन होगा। बात समझ में आया? क्लियर है? अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स में मान ले रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। इसका क्रम बताइए बच्चों कितना है। एक पंक्ति, दो पंक्ति, कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसका क्रम कितना हुआ, 2 क्रॉस 3। ठीक, मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया जिसका क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3। अब एक मैट्रिक्स और मानने जा रहा हूं, B B11, B12, B13, B21, B22, B23। बच्चों इसका कितना क्रम है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो पंक्ति हैं, इसमें कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो इसमें भी दो पंक्ति और तीन स्तंभ हैं। क्लियर है? तो दो पंक्ति और तीन स्तंभ हैं, यानी इसका भी क्रम कितना है, 2 क्रॉस 3। यानी ये दोनों अवयव जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो अवयव माना है 2 क्रॉस 3 क्रम का। ठीक है, और अवयव जो आप मानेंगे उनका क्रम समान होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों अवयव का क्रम समान नहीं होगा आप अवयव का जोड़ या घटाना नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैंने जो दो अवयव माना है दोनों का क्रम क्या किया है, सेम माना हुआ है, यानी समान माना हुआ है। उसमें भी दो पंक्ति तीन स्तंभ, इसमें भी दो पंक्ति और तीन स्तंभ। तो आइए अब हम लोग जोड़ते हैं A प्लस बी। ए मैट्रिक्स में यहाँ लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर? बच्चों उधर जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस B11, B12, B13, B21, B22, B23। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेंगे, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। संगत का मतलब क्या है, ठीक है, A11 प्लेस पे जो एलिमेंट है या जो रहेगा वहाँ B11 प्लेस के एलिमेंट से क्या होगा, जुड़ेगा। A12 प्लेस का जो एलिमेंट है वो B12 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा। जो A13 प्लेस पर एलिमेंट रहेगा वहाँ B13 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा। जो A21 प्लेस पर एलिमेंट है वहाँ B21 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा। जो A22 प्लेस पर एलिमेंट रहेगा वहाँ B22 प्लेस के एलिमेंट से जुड़ेगा। जो A23 प्लेस पर एलिमेंट रहेगा वहाँ B23 प्लेस पर जो एलिमेंट रहेगा उससे जुड़ेगा। तो आइए जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए A11 किससे जुड़ेगा बच्चों, B11 से। क्लियर? A12 किससे जुड़ेगा बच्चों, B12 से। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, A13 किससे जुड़ेगा, B13 से। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए A21 किससे जुड़ेगा, B21 से। A22 किससे जुड़ेगा, B22 से। A23 किससे जुड़ेगा, B23 से। क्लियर है बच्चों? बहुत ही सिंपल है इसका जोड़।
ठीक है ना, जरा सा भी कठिन नहीं है। आप संगत संगत अवयवों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्लियर। तो मैंने क्या किया है, संगत संगत अवयवों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। बशर्ते एक शर्त आपको दिमाग में रखना है, तभी जोड़ या घटाना संभव है जब दोनों अवयवों का क्रम क्या हो, समान हो। ठीक है। अब आइए एक और बात जरा सा दिमाग में सोच करके बताइए, जो नया अवयव यानी जो नया रिजल्ट आया है a+b के द्वारा, ये नया रिजल्ट, इसका क्रम कितना है। तो देखिए, एक पंक्ति, क्लियर, दो पंक्ति, तो इसमें भी कितने पंक्ति हैं, दो पंक्ति हैं, और कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। इसमें कितने स्तंभ हैं, तीन स्तंभ हैं। तो दो पंक्तियां हैं और तीन स्तंभ हैं। तो दोनों अवयवों को जोड़ने के उपरांत जो रिजल्ट के तौर पे हमें मैट्रिक्स मिला है, उसका क्रम कितना है, 2x3। तो इसका क्रम कितना है बच्चों, 2x3। क्लियर है। तो बच्चों आपने क्या देखा कि अगर दो अवयवों को आप जोड़ना चाहते हो तो उनका क्रम समान होना चाहिए। आप जोड़ेंगे, जोड़ने के उपरांत जो रिजल्ट के तौर पे मैट्रिक्स आएगा, उसका भी क्रम क्या होगा, वही होगा जो ए का था, जो बी का था। क्लियर है, कोई दिक्कत है। अब उम्मीद करता हूं आपको अवयवों का योग समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग चलते हैं अवयवों का अंतर। ठीक है ना, आइए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अवयवों के अंतर का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम अवयवों के योग की तरह से है। ठीक है ना। वहाँ पर दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता था जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। ठीक, यहाँ भी ठीक वही बात है। दो अवयवों को हम तभी घटा सकते हैं जब उनका क्रम क्या हो, समान हो। तो पहली शर्त क्या है, अवयवों का क्रम क्या होना चाहिए, अवयवों का क्रम समान होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। जब अवयवों का क्रम समान होगा तभी दोनों अवयवों को घटाया जा सकता है। अगला देखिए, दूसरी बात, तो घटेगा कैसे, संगत अवयव क्या कर लिए जाएंगे, घटा लिए जाएंगे। संगत अवयवों को घटाया जाएगा। घटाया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए, यहां पर मैं एक अवयव मान ले रहा हूं aij, जिसका क्रम है m×n, और एक अवयव और मैं मान ले रहा हूं b, जिसका क्रम है m×n। मैंने दो अवयव मान रखा है और दोनों का क्रम हमने क्या माना है, समान माना है। पहले अवयव का भी क्रम m×n है, अर्थात पहले अवयव में भी m पंक्तियां और n स्तंभ हैं, और दूसरे अवयव में भी m पंक्तियां और n स्तंभ हैं। ठीक है बच्चों, एकदम अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर दोनों का क्रम क्या है भाई, समान है। तो इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे, a-b aij m×n माइनस bij m×n। ठीक है, दोनों अवयव आप घटा रहे हो तो संगत संगत अवयव आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अर्थात कैसे घटेगा, aij माइनस इसका एलिमेंट इसके संगत एलिमेंट से क्या होगा, घटेगा। तो aij माइनस bij। ठीक है ना। और बच्चों जो इसका भी क्रम आएगा वो कितना आएगा, m×n आएगा। यानी अंतर के उपरांत जो रिजल्ट में मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा उसका भी क्रम कितना होगा, m×n होगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चिंता करने की जरा सी भी बात नहीं है। आइए हम आपको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों,
देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक मैं आव्यूह मान ले रहा हूँ ए, ठीक वही आव्यूह मान ले रहा हूँ जो इससे पहले हमने योग में माना था। क्लियर है? तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक, इसका क्रम बताइए बच्चों। एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक दो तीन, तीन स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। और एक आव्यूह मान ले रहा हूँ बी, B11, B12, B13, B21, B22, B23। इसका क्रम बताइए बच्चों। एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। इसका क्रम कितना है? 2 क्रॉस 3। तो आप क्या देख रहे हैं, जो दोनों आव्यूह मैंने माना है उन दोनों आव्यूह का जो क्रम है वो समान है। पहले आव्यूह का भी क्रम 2 क्रॉस 3 है, तो दूसरे आव्यूह का भी क्रम 2 क्रॉस 3 है। ठीक, यानी इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो देखिए कैसे घटेगा, A माइनस बी। ठीक, तो पहले पहला आव्यूह लिख दीजिए, ठीक, फिर माइनस करिए। उधर जगह नहीं है बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, या चलते हैं, जगह बन जाएगा हो सकता है। B11, B12, B13, B21, B22, B23। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, अब ध्यान दीजिए, घटाने का नियम क्या है? संगत अवयवों को घटाया जाएगा, अर्थात A11 में से कौन घटेगा? B11, A12 में से कौन घटेगा? B12, A13 में से कौन घटेगा? B13, A21 में से कौन घटेगा? B21, A22 में से कौन घटेगा? B22, A23 में से कौन घटेगा? B23। तो घटा दीजिए बच्चों। तो देखिए A11 में से घट गया B11, A12 में से घट गया B12, A13 में से घट गया B13। ठीक, A21 में से घट गया B21, A22 में से घट गया B22, A23 में से घट गया B23। क्लियर है बच्चों? तो देखिए बेहद आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों आव्यूहों का घटाना आपको बताया। क्लियर है? अब इसका क्रम क्या है बच्चों? जो रिजल्ट के तौर पे दोनों आव्यूहों के अंतर के फलस्वरूप जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है उसका क्रम कितना है? तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो यानी दो पंक्ति और तीन स्तंभ हैं, यानी इसका क्रम क्या है? तो इसका क्रम है 2 क्रॉस 3। तो आपने क्या देखा बच्चों, जो रिजल्ट में यानी आव्यूहों के अंतर के उपरांत जो रिजल्ट में हमें मैट्रिक्स मिलता है उसका भी क्रम कितना होता है? जितना आव्यूह ए का था, जितना आव्यूह बी का था। तो बच्चों अब आपसे उम्मीद है कि आपको आव्यूहों का अंतर आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। बच्चों अगला टॉपिक हम लोग का है आव्यूहों के योग के गुणधर्म। आव्यूहों के योग के गुणधर्म। देखिए बच्चों, आव्यूहों के योग के गुणधर्म में जो पहला हमें प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक बच्चों, इससे आप भली भांति परिचित हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है?
क्रम विनिमय नियम बच्चों, अगर हम लोग अवयवों का क्रम बदल दें, है ना, देखिए जैसे ए में हम बी जोड़ें या हम क्रम को बदल दें या बी में हम ए जोड़ें, ठीक है, तो दोनों बातें क्या आएंगी बच्चों, बराबर आएंगी। यानी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे ए में आप बी जोड़िए चाहे आप बी में ए जोड़िए, यानी क्रम को बदलने से रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अवयवों का जो योग है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी ए में बी जोड़िए, ठीक, वो बराबर होगा बी में ए जोड़िए, अर्थात ए में बी जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, बी में ए जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी क्रम चेंज कर देने पर रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी अवयवों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखना है तो ले लीजिए आप कोई दो अवयव ए और बी समान क्रम का, ए में बी जोड़ो, ठीक है, फिर बी में ए जोड़ो, दोनों रिजल्ट देखो, ए में बी जोड़ोगे जो आएगा वही सेम रिजल्ट बी में ए जोड़ने पर वही रिजल्ट आएगा। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? अब चलते हैं हम लोग दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम बच्चों, इस नियम से भी आप एकदम परिचित हैं। क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। साहचर्य नियम क्या होता है, अगर आपके पास तीन अवयव हैं, ए में बी जोड़िए तब आप सी जोड़िए, या तो ए को रखिए पहले बाहर, यहां पर पहले बी और सी को जोड़िए, जो बी और सी का रिजल्ट आए उसको किससे जोड़िए, ए से जोड़िए। तो बच्चों यहां पर दोनों रिजल्ट में कोई प्रभाव या कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है ना। यानी ये दोनों रिजल्ट क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। यही होता है बच्चों साहचर्य नियम। साहचर्य नियम मतलब समझ में आ गया आपको? क्या, अगर आपके पास तीन अवयव हैं ए बी सी, तो दो को जोड़िए ए और बी को, जो रिजल्ट आए तब सी को जोड़िए, ठीक, क्लियर है? अब देखिए दूसरा चीज, या तो आप बी और सी को जोड़िए, जो रिजल्ट आए उसको ए से जोड़िए, तो जो रिजल्ट यहां आएगा वही रिजल्ट यहां आएगा, अर्थात रिजल्ट में कोई इफेक्ट या कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये होता है बच्चों साहचर्य नियम। क्लियर? अगर आपको इस पे भी एग्जाम्पल लेकर के चेक करना है तो ए बी सी तीन अवयव कोई मान लीजिए समान क्रम का, और आप देख लीजिएगा ए और बी को जोड़ेंगे तब बाद में सी को जोड़िएगा, एक रिजल्ट तैयार कर लीजिएगा, और उधर बी और सी को जोड़िएगा तब ए को जोड़िएगा, एक रिजल्ट तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, समान आएंगे, है ना बच्चों? दोनों रिजल्ट क्या आएंगे, समान आएंगे। तो यहाँ होता है बच्चों साहचर्य नियम, ठीक है ना। ये आप लोग 6, 7, 8 से ही पढ़ते हुए आए हुए हैं, ठीक। तो बच्चों अब हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी क्या है। तो तीसरा प्रॉपर्टी बच्चों है योग के तत्समक का अस्तित्व। अब बच्चों आइए हम लोग समझते हैं योग के तत्समक का अस्तित्व का मतलब क्या होता है। बच्चों एक मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप ये बताइए कि अगर कोई अवयव मेरे पास ए है तो क्या आप कोई एक अवयव हमें बता सकते हैं कि मैं इस ए अवयव में जोड़ूं तो हमारा अवयव ए दोबारा से प्राप्त हो जाए? तो बता सकते हैं आप? बिल्कुल आप बता सकते हैं कि वह क्या है, एक शून्य अवयव है ना। अगर हम किसी अवयव ए में शून्य अवयव को जोड़ें तो हमें दोबारा से वही अवयव क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। या आप कहिए शून्य अवयव में हम अपने अवयव ए को जोड़ें तो भी हमें वही अवयव ए क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो योग
के लिए जो तत्समक अवयव होता है बच्चों, वो होता है शून्य अवयव, है ना। योग के लिए तत्समक अवयव जो होता है बच्चों, वो होता है शून्य अवयव। क्लियर। अभी आप शून्य अवयव ले लीजिए और उसको किसी मैट्रिक्स में जोड़िए, है ना, तो आपको दोबारा से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दे रहा हूं। देखिए बच्चों, देखिए मेरे पास एक कोई अवयव है 1 2 3 4, है ना, और शून्य अवयव मान लीजिए। जितने क्रम का आपका ए अवयव है उतने ही क्रम का मानेंगे आप, है ना। तो मान लीजिए 0 0 0 0, है ना। अब ए में आप ओ जोड़िए, यानी ए में आप शून्य अवयव जोड़िए 1 2 3 4, इसमें जोड़िए 0 0 0 0, तो क्या मिलेगा आपको, संगत अवयव जुड़ेंगे। 1 में 0 जुड़ा 1, 2 में 0 जुड़ा 2, 3 में 0 जुड़ा 3, 4 में 0 जुड़ा 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप क्या करिए, शून्य अवयव में ए जोड़िए, शून्य अवयव में ए जोड़िए 0 0 0 0, ए जोड़िए 1 2 3 4, ठीक है ना। शून्य में 1 जुड़ा 1, शून्य में 2 जुड़ा 2, शून्य में 3 जुड़ा 3, शून्य में 4 जुड़ा 4। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखिए, तो जो अवयव ए में शून्य अवयव जब जोड़ा गया, तो देखिए ये जो अवयव रिजल्ट पे मिला है, ये देखिए एग्जैक्ट ए मिला है, यानी ये हमें मिला है ए। और यहाँ पर देखिए शून्य अवयव में जब ए जोड़ा गया है, तो जो रिजल्ट के तौर पे मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो भी क्या है, पहचानिए इसको। तो यहाँ भी क्या है, अवयव ए। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, बताइए। ए में शून्य अवयव जोड़िए तब भी ए मिलेगा, चाहे शून्य अवयव में ए जोड़िए तब भी ए आपको प्राप्त होगा। यानी योग के लिए तत्समक अवयव जो होता है वो होता है शून्य अवयव, अर्थात योग के तत्समक का अस्तित्व यहाँ पर है। तो समझ में आ गया बच्चों, योग के तत्समक का अस्तित्व क्या होता है ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं चौथे गुणधर्म पर। चौथा गुणधर्म है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। अब बच्चों आइए हम लोग समझते हैं योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या होता है। तो बच्चों एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा, जवाब दीजिएगा। अगर हम लोग के पास एक कोई अवयव है ए, और मैं आपसे पूछूं कि हमें एक अवयव आप ऐसा दे दो कि मैं इस अवयव में उसको जोड़ूं और मुझे शून्य अवयव प्राप्त हो जाए, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों। अगर मैं इस अवयव में इसी अवयव का ऋण अवयव अगर मैं जोड़ दूं तो बच्चों हमें मिल जाएगा शून्य अवयव, ठीक है। तो बच्चों ये जो निगेटिव ए है, यह ए का कहलाता है योज्य प्रतिलोम। फिर से सुनिएगा, माइनस ए को ए का क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब चाहे ए में माइनस ए जोड़ो तब भी शून्य अवयव, चाहे माइनस ए में आप ए जोड़िए तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, शून्य अवयव प्राप्त होगा। उम्मीद है अब आपको योग के प्रतिलोम का अस्तित्व समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि योज्य प्रतिलोम अवयव क्या होता है, तो आप सिंपली जवाब देंगे योग के लिए उस अवयव का ऋण अवयव क्या होता है, प्रतिलोम अवयव होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि जो माइनस ए है वो ए का क्या है, योज्य प्रतिलोम है। क्लियर, तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। अब योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। तो बच्चों हम लोग समझ लिया गया कि जो अवयवों का योग है
वह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, सहचर नियम का भी पालन करता है और साथ में ही योग के प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। और एक और मैंने पढ़ा था, योग के तत्समक का भी अस्तित्व होता है। यानी चारों गुणधर्म यहाँ पर क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। अब बच्चों एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अवयवों के अंतर के लिए ये चारों गुणधर्म जो हैं फॉलो नहीं होते। फिर से सुनिएगा, अवयवों के अंतर के लिए ये गुणधर्म लागू नहीं होते, है ना। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ। आइए बच्चों चलते हैं। बच्चों जो अगला हम लोग का टॉपिक है, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। एक अवयव का एक अदिश से गुणन। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक अवयव है ए आई जे, जो कि m क्रॉस n क्रम का है। अगर मुझे इस अवयव में किसी अदिश से गुणा करना है, सपोज कर लीजिए k में मान ले रहा हूँ, k से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, k से मल्टीप्लाई किया, तो जिस अदिश से आप गुणा करेंगे वह अदिश जाएगा उस अवयव के सभी अवयवों से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा, है ना। तो यह k जाएगा अवयव में और अवयव के सभी अवयवों से क्या कर लेगा बच्चों, गुणा कर लेगा। कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल भी समझिए। देखिए सपोज करिए मैं यहाँ एक अवयव ले रहा हूँ, 2 क्रॉस 2 का ही ले रहा हूँ, 2 3 4 5, हमें निकालना है 3 है, ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 3 जो है अंदर जाएगा और क्या कर लेगा, सभी अवयवों से क्या करेगा, गुणा करेगा, ठीक। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक है बच्चों, एकदम आसान था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक अदिश से हम लोग अवयव में गुणा कराते हैं। एकदम आसान सी बात है। वहाँ अदिश अवयव में जाएगा और अवयव के सारे अवयवों से क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो बच्चों अब जितने भी आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं उन पर आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बच्चों आपके समक्ष एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको देखिए क्या कह रहा है। एक अवयव ए दिया हुआ है, ठीक है, और एक अवयव बी दिया हुआ है ना। और दोनों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है ना। तो आइए योग ज्ञात करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों इसका क्रम क्या है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 1 2 3, तो 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, तो यहाँ 2 क्रॉस 3 क्रम का अवयव है। बी वाला बताइए 1 पंक्ति 2 पंक्ति कितने स्तंभ, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, तो 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, यानी बी अवयव जो है वो 2 क्रॉस 3 क्रम का एक अवयव है। तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों अवयवों का जो क्रम है वो क्या है, समान है, यानी अवयवों का योग संभव है। तो देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं a प्लस बी, एकदम आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। √3 1 -1 2 3 0 प्लस 2 -2 √5 3 1 1/2। तो देखिए बच्चों जोड़िए, संगत अवयव क्या हो जाएंगे, इसके जुड़ेंगे, ठीक। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ पर कौन है, √3, और उसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन है, 2, ठीक। प्लेस देखिए ना, √3 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है और यहाँ 2 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। तो √3 के साथ कौन जुड़ेगा, 2, √3 + 2, ठीक। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन है, 1, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन है, √5, तो 1 में कौन जुड़ेगा,
√5। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन है? -1। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन है? 1। तो -1 में कौन जुड़ेगा? 1। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन है? 2। दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में यहां कौन है? -2। ठीक। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में कौन है? 3। दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में यहां कौन है? 3। ठीक। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कौन है? 0। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में यहां कौन है? 1/2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए, √3 + 2, 1 + √5, 1 - 1 कितना हो गया? 0। 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 0। 3 3 6, 0 में 1/2 जुड़ा, 1/2। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दो अवयवों को जोड़ते हैं। तो आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों हम लोग का जो अगला एग्जाम्पल है, देखिए क्या कह रहा है। यदि a बराबर एक अवयव दिया हुआ है और b बराबर एक अवयव दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है 2a - b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, बेहद ही आसान। ठीक, पहले ये देख लीजिए इनका क्रम क्या है। तो एक पंक्ति, दो पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, 2 × 3। इसको देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, 1 2 3 स्तंभ, तो 2 × 3। जो क्रम इस अवयव का है वही क्रम इस अवयव का है, यानी इनको जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब आइए हमें निकालना क्या है, 2a - b। बहुत ही आसान है बच्चों निकालना इसको। 2a का मान रख दीजिए, कितना है? 1 2 3 2 3 1 -b 3 - 1 -1 0 3 2। अब देखिए बच्चों, 2 × 1 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 × 1 2। यह 2 जो है हो गया, सभी अवयवों से क्या कर लिया? गुणा कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब आइए इधर -3 -1 -1 0 3 2। अब बच्चों वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है, संगत संगत अवयव क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, अब अगर मैं इस सवाल को यहीं पर छोड़ दूं तो भी आप कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल आइए हम इसको लगा देते हैं। तो देखिए, 2 में से क्या घटेगा? 3। संगत संगत अवयव घटेंगे। कैसे संगत देखा जाता है बता दिया हूं आपको। 2 में से घटा 3, 4 में से घटेगा -1, तो 4 - -1। ध्यान रखेंगे, 4 में से घटा कौन? -1। चिन्ह का विशेष ध्यान देना है। 6 में से घटेगा कौन? 3। 4 में से घटेगा कौन? -1। 4 - -1। 6 में से घटेगा कितना? 0। 2 में से घटेगा कितना? 2। ठीक है, एकदम आसान। यहां पर लिख दे रहा हूं, 2 में से 3 गया, -1, 4 माइनस प्लस, तो 4 + 1 हो गया। 6 में से 3 गया, 3, 4 माइनस प्लस, तो 4 + 1। यहाँ देखिए, 6 में से 0 गया, 6, 2 में से 2 गया, 0। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए। -1, 4 1 5, 4 1 5, 6 3 0।
यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। आ गया होगा समझ में आपको, एकदम आसान। मैंने क्या किया है, अदिश का ए में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक, और अभी उभी को क्या कर दिया है, घटा दिया है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत लगे तो आप पूछ लीजिए, है ना बच्चों। इसी सवाल के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। फिर कल हम लोग मिलते हैं और कल आप सीखेंगे कि कैसे अवयवों का गुणा किया जाता है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। कल आप लोग सीखेंगे कि दो अवयवों का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए ऐसे ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।